झारखंड का क्षेत्रीय मसला भी दिखाई पड़ेगा। आंखों पर पट्टी बांध लेने से हकीकत नहीं बदल जाता है। तो सियासत में हकीकत यही है, झारखंड की सियासत में हकीकत यही है कि झारखंड के आम लोग बहुत दिक्कत में हैं और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बच्चे से ये पूछ दीजिए कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो वो कहेगा कि जयराम महतो झारखंड के मुख्यमंत्री। ये उनकी लोकप्रियता का आलम है। और जनता का जो वो प्यार है, वो जो आशीर्वाद है, वहीं से वो ताकत मिल रही है जो इतने बड़े बड़े माफियाओं से, इतने बड़े बड़े लोगों से, इतने बड़े बड़े नेताओं से, इतने बड़े बड़े पार्टियों से हम लोग लड़ पा रहे हैं। वहीं से ये ताकत मिल पा रही है। बड़े बड़े नेता, उनके बड़े बड़े मंत्री यही बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। तो मुद्दा तो है, आप रोजगार की बात तो करिए, आप नियोजन की बात तो करिए। ये तो बात होती नहीं है, जहाँ पे भाषण होता है 400 पार 400 पार। तो मुद्दा तो है। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम हजारीबाग लोकसभा के युवा प्रत्याशी संजय मेहता जी हैं, एक स्टूडेंट हैं। बात करेंगे संजय मेहता जी से। सबसे पहले तो स्वागत आपका। झारखंड नवनिर्माण के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत जोहार है और तमाम आम झारखंडी जनमानस को मैं अपनी ओर से जोहार पेश करता हूं। आपके तमाम दर्शकों को जोहार पेश करता हूं। 11 बजे से ही दिन से लगे हैं और रात के 12 बजे मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। इतना कठिन वर्क कर रहे हैं झारखंड के लोगों के लिए। इतनी कम उम्र है आपकी, लोकसभा में बड़े बड़े पार्टियों से टकरा रहे हैं आप लोग। ऐसा इतना ताकत आपको कहाँ से आ रहा है कि बड़ी बड़ी पार्टियों से आप लोग टकरा रहे हैं? खुद नहीं पता चल पा रहा है शिवाजी, कौन सी ईश्वर की ऐसी शक्ति है। मुझे एक बात ऐसा लगता है, एक जो सबसे बड़ी ताकत है कि जब आपका दिल पवित्र होता है, जब आपकी आत्मा पवित्र होती है, जब आप ये सोच कर निकलते हैं कि कहीं कोई छल नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बस एक ही मिशन है कि अपने लोगों को एक हक अधिकार मिले, उनके लिए हम लड़ाई लड़ें और उनके बेहतर भविष्य की एक परिकल्पना को लेकर के काम करें। इसी सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। सांसद बन जाना है, विधायक बन जाना है, पॉलिटिक्स में आ गए हैं, चेहरा बन जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, कुछ बड़ी संपत्तियां हो जाएंगी, बड़ी बिल्डिंग हो जाए, ऐसा कुछ सपना है ही नहीं। आपने देखा होगा कि मैं जहाँ पर भी रात हुई, अपने किसी के घर में भी कहीं भी सो गया, लोग अपना सुला ले रहे हैं, कहीं भी लोग कहीं भी अपना खाना दे रहे हैं। और जब मैं कैंपेन में रहता हूँ तो कहीं भी पेड़ की छांव देखता हूँ तो एक गमछा बिछाता हूँ, आराम करता हूँ, फिर थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। तो कड़ी धूप में पूरे सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक हम लोगों का अभियान चल रहा है और बहुत बड़े स्तर पर जनता का प्यार मिल रहा है। और जनता का जो वो प्यार है, वो जो आशीर्वाद है, वहीं से वो ताकत मिल रही है जो इतने बड़े बड़े माफियाओं से, इतने बड़े बड़े लोगों से, इतने बड़े बड़े नेताओं से, इतने बड़े बड़े पार्टियों से हम लोग लड़ पा रहे हैं। वहीं से ये ताकत मिल पा रही है। जिस तरह से देखा जाए तो पूरे झारखंड में देखा जा रहा था कि एक चेहरा जयराम महतो, और उनको प्यार जो मिल रहा था, वो जो भीड़ उमड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो हजारीबाग में दूसरा चेहरा है संजय मेहता जी का, जो कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा तो नहीं पर उनसे कम भी नजर आ रहा है। ये कौन सा जादू कर दिए आप? नहीं, मैं कोई जादू नहीं कहता। देखिए, जयराम जी का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अविरल है, अतुल्य है। और उनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है पूरे आम झारखंडी जनमानस पर बहुत ही व्यापक स्तर पर है और उनकी लोकप्रियता का आप पैमाना नाप ही नहीं सकते हैं। वो इस वक्त झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी गांव गलियारे में आप जाइए झारखंड के अंदर और एक बच्चे से ये पूछ दीजिए कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो वो कहेगा कि जयराम महतो झारखंड के मुख्यमंत्री। ये उनकी लोकप्रियता का आलम है। आप समझिए कि गाँव के छोटे छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे, जब मैं भी रास्ते से गुजरता हूँ तो कई बार बच्चों से बातचीत होती है तो उन लोगों को कहते हैं कि बाबू वीडियो देखते हो जयराम महतो जी? हाँ, देखते हैं। तो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनकी लोकप्रियता बिल्कुल अलग है। और वो निश्चित तौर पर झारखंड में एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि कैसे ही साधारण परिवेश से निकल करके राजनीति में एक कंपन पैदा किया जा सकता है। और एक कंपन उन्होंने पैदा किया है। जहाँ तक हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बात है, चूंकि उनकी ही विचारधारा के प्रभाव से झारखंड के आम जनमानस के अंदर एक बहुत बड़ी झारखंडियत को लेकर के एक भावना जगी है। और जब हम लोग जा रहे हैं किसी क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर वो हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, तो हम लोग एक प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं कि जयराम महतो जी के साथी लोग आए हैं। तो ये जो पूरा माहौल झारखंड के अंदर बना है, मुझे लगता है कि ये उसी की अभिव्यक्ति है। वो संजय मेहता के प्रति प्यार नहीं है, वो प्यार जयराम महतो के प्रति है, जो एक प्रतिनिधि के तौर पर मुझे मिल रहा है। ये मैं स्वीकार करता हूँ। और इस बात को आपको ये समझना होगा कि अगर झारखंड की जनता किसी को इतना प्यार दे रही है तो वो जिम्मेवारी का भी एहसास करा रही है हम लोगों को। और हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है कि वास्तव में झारखंड की जनता बहुत बड़ा हम लोगों को एक तरीके से योगदान दी है और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और इस प्यार को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। इस बात को आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जिस तरह से आंदोलन के गर्भ से आप लोग की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद देखा जाए तो बड़ी बड़ी पार्टियों को आपने चैलेंज किया, पर कहीं ना कहीं उन लोग चूंकि डाइवर्ट करना था,
मुद्दों से, तो उन लोग के पास तो डाइवर्ट करने के लिए कोई चीज नहीं था, तो पहला टैग लगाया जाति को लेकर के, जो आप लोग ने एकदम इसको निराधार साबित कर दिए हैं। अब दूसरा टैग आप लोग पर ये लगाया जा रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां, कि देखिए जो भी जेबी केसेस या जयराम जी के जो विचारधारा है वो क्षेत्रीय लेवल यानी झारखंड को लेकर के है, और ये जो लोकसभा होता है वो सेंट्रल लेवल पर होता है। तो उन तमाम लोगों को आप क्या जवाब देंगे जो ये सोच रहे हैं कि नहीं आपकी जो लड़ाई थी वो क्षेत्रीय थी, झारखंड के विषय को लेकर के थी, पर ये लोकसभा का चुनाव है, तो मतलब आप लोग लोकसभा में आए तो किस तरह से इसको साबित करेंगे आप? जी, इसको ऐसे समझिए, देखिए जब भी कोई ये सवाल कर रहा है तो उनको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट के साथ इसको सोचना होगा। पहली बात तो ये कि जो पूरा भारत का लोकतंत्र है और जो पूरा भारतीय संविधान है वो क्या कहता है कि भारत की जो सरकार होगी वो वेलफेयर स्टेट की हमारी पूरी परिकल्पना है, मतलब कि लोक कल्याणकारी नीतियां बनेंगी जिनसे जनता का कल्याण हो। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि झारखंड में जमीनों का अधिग्रहण हुआ, जमीन के रैयतों को मुआवजा नहीं मिला, कई कोल ब्लॉक के लिए जिन जमीनों का अधिग्रहण हुआ जहां पे माइनिंग स्टार्ट की गई वहां पर लोगों को मुआवजा नहीं मिला। अब जब कोयला का माइनिंग होगा, अवरक का माइनिंग होगा, यूरेनियम का होगा, बॉक्साइट का होगा, आयरन ओर का होगा, तो इन तमाम जो माइंस हैं वो माइंस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, वो सभी माइंस खनन मंत्रालय भारत सरकार के अंदर आते हैं। और अगर खनन मंत्रालय भारत सरकार कहीं पर कोयला अवरक के लिए, माइनिंग के लिए किसी को कहीं पर जमीन उपलब्ध करा रहा है, जैसे गोंदलपुरा में बड़का गांव में अडानी को सरकार ने उपलब्ध कराया, अब चूंकि वहां पर अगर कोई परेशानी जन्म लेती है मुआवजा का, विस्थापन का, पुनर्वास का, तो जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है ये उसकी जिम्मेवारी है कि इन सारे सवालों को लेकर के जनता के मुद्दों को किस तरीके से समाधान करती है, और वो सांसद की जिम्मेवारी है कि सदन के पटल पर राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को रखे। तो झारखंड के साथ दुर्भाग्य ये हुआ कि जो झारखंड के मुद्दे थे, यहाँ के जमीनी मुद्दे थे, उन मुद्दों को कभी राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं बनाया गया, कभी भी ये मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा परिचर्चा में नहीं आ पाए। और यही कारण है कि जब झारखंड के अंदर कोई बड़े प्लांट में भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा होता है, किसी खनन के लिए, कोल माइनिंग का कोई अगर माइंस के समक्ष जब कोई बड़ा आंदोलन चल रहा होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये कह देती है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला था, जमीन अधिग्रहण हुआ, सरकार ने जो मुआवजा उपलब्ध कराया हमने अपने ग्रामीण रैयतों को दे दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट भी पल्ला झाड़ लेती है। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि झारखंड में जो जमीनों का बड़े स्तर पर अधिग्रहण हुआ है वो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स के लिए हुआ है, और वहां पर कई लोग परेशान हैं, विस्थापित लोग परेशान हैं, उनको पुनर्वास नहीं मिल पा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा है कि झारखंड के 3.25 करोड़ की आबादी में ऐसे कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, पूरा गांव के गांव परेशान है, पूरा कई इलाका परेशान है। तो ये समस्या का समाधान सदन के रास्ते से ही निकलेगा। अब कोई कहेगा कि 1-2 सांसद बनकर आप क्या कर लेंगे? सवाल ये है कि अगर 1-2 सांसद ही इन्हीं मुद्दों को प्रखरता के साथ अगर पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रखेंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पर विचार तो करेगी कि एक आम जनमानस की इतनी बड़ी मांग है झारखंडी जनमानस की, और इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो मसला है कि किसी चीज पर जब डायलॉग नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, डिबेट नहीं होगा, तो वो पॉलिटिक्स में डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा, मतलब कि वो चर्चा परिचर्चा का हिस्सा बन ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि झारखंड के विस्थापन, झारखंड के पुनर्वास और झारखंड की जमीनों में मुआवजा का मामला एक राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय नेतृत्व में, पूरे देश के नेतृत्व में, देश की राजनीति में एक विमर्श का हिस्सा बने, तब इस समस्याओं का समाधान का रास्ता खुल पाएगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। जिस तरह से देखा जाए तो अगर आप देखेंगे तो मुद्दा बचा नहीं है। एक तरफ पूरे अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी पार्टियां जो है अभी वो सिर्फ एक ही मुद्दा उनका है, मोदी। और अगर आप देखेंगे वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पूरा सूचना तंत्र का जो नियंत्रण है, सूचनाओं के प्रसार का, प्रचार का जो नियंत्रण है, वो भारत की एक बड़ी पार्टी जो खुद को ये क्लेम करती है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी हूँ, उसने अपने नियंत्रण में कर लिया है। पूरी मीडिया उसके नियंत्रण में है, वो पूरी सोशल मीडिया को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। जो बड़े टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की कंपनी है वो लोग भी उनके नियंत्रण में कहीं ना कहीं काम करते हैं, और पूरे तरीके से सूचनाओं के प्रचार प्रसार पर उनका नियंत्रण है। आप रेलवे में जाइए, एक दिखेंगे, आप मोबाइल खोलिए वही दिखेंगे, आप अखबार खोलिए वही दिखेंगे, आप टीवी खोलिए वही दिखेंगे। आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बाद भी जब बैनर पोस्टर खोल दिए गए हैं, जी, उसके बाद भी आप जब यूट्यूब में जाएंगे तो वहां पे भी ऐड चल रहा है। जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि पूरे तरीके से जनता की चेतना में फर्जी तरीके से यह बात बैठाने की कोशिश की जाती है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, कोई और मैदान में नहीं है। तो इस कारण से एक गलत नैरेटिव सेट हो जाता है, एक गलत अवधारणा मतलब जनता में विकसित हो जाती है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को वो देख रहा है। ऐसे में जो मूल मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं, और राजनीति के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि जो जनता के रोजगार, शिक्षा, उनके जीवन से जो जुड़े मसले हैं वो मुद्दे ना रह करके
जाति, धर्म, संप्रदाय, लड़ाई झगड़ा, नफरत, इस पर राजनीति शिफ्ट हो जाती है। ये आम जनता को भी समझना होगा कि राजनीति शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, कैसे लोगों का जीवन सुधरेगा इसके नाम पर होनी चाहिए, ना कि लड़ाने झगड़ाने के नाम पर राजनीति। अभी तो लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है 400 पार, जहां जाइए 400 पार, जहां जाइए 400 पार, यही तो बड़ा मुद्दा है। नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये एक नारा है जो एक पार्टी ने अपने लिए दिया है। और हर एक वक्त तो यही बोल रहे हैं, वो शिक्षा का बात ही नहीं हो रहा है, रोजगार का बात ही नहीं हो रहा है। हर जगह आप देखेंगे उनके भाषणों में उनके बड़े बड़े नेता, उनके बड़े बड़े मंत्री यही बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। तो मुद्दा तो है, आप रोजगार की बात तो करिए, आप नियोजन की बात तो करिए, ये तो बात होती नहीं है। जहाँ पे भाषण होता है 400 पार 400 पार, सही बात तो है। मुद्दा तो है। नहीं, सही बात कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। धारणा जो नैरेटिव सेट करने की बात है, उसी को लेकर के एक सबसे तो बड़ी क्या लग रहा है टिक पाएंगे आप लोग 400 पार में? पहली बात तो ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग 400 पार कह रहे हैं वो 40 पार करेंगे कि 400 पार करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात आप मान करके चलिए कि झारखंडी जनमानस के भीतर जो हम लोगों के मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से दिमाग में जा चुकी है, और झारखंड में इस चुनाव को JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, अपने जिन सीटों पर भी प्रत्याशी खड़ा किया वहां पर हम लोग इस बार जीत हासिल करने वाले हैं, और सिर्फ टिकेंगे ही नहीं, दम तक लड़ेंगे और जीतेंगे, इस बात का भी आपको पूरा भरोसा दिला रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं पूरे लोकसभा में, तो सबसे बड़ा जो आपको अभी दिख रहा है वो सबसे बड़ा कमी क्या दिख रहा है? इस इलाके की जो सबसे बड़ी कमी है वो मैंने ये गौर किया है कि पूरे इलाके में एक भी लाइब्रेरी कहीं ढंग की नहीं है। मैं ये साफ तौर पर आपको कहना चाहता हूँ कि जब पढ़ाई लिखाई का माहौल हम लोग नहीं बनाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। आज आप देखिए कि शहरों में जो पढ़ने का माहौल बन रहा है, कई अच्छे लाइब्रेरी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों सिर्फ लाइब्रेरी शहर में खोलेंगे, हम क्यों नहीं गाँव में खोल सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार पढ़ाई लिखाई का एक माहौल बनाए और गांव-गांव तक हम लोग एक लाइब्रेरी बनाए बढ़िया, जहां बच्चे पढ़ सकें, जहां एक पढ़ने लिखने का माहौल बने, जहां पर एक कंप्यूटर सिस्टम हो, जहां पर बच्चे परीक्षा के फॉर्म अपने भर लें, जहां पर एक वहां उनको एक मेंटर दे दें जो उनको गाइड करे। इस तरह की चीज़ों पर हम लोग काम करना चाहते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाना चाहते हैं। और ये रिफॉर्म तुरंत 2 मिनट में नहीं होगा, लेकिन झारखंड के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहाँ से बच्चे नर्चर होकर के एक बेहतर भविष्य का रास्ता तय कर सकें। इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और हमारे इलाके में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की बात है उन सारे विषयों पर काम करें। दूसरा कि पूरे इलाके में बहुत सारे डेड एसेट्स पड़े हुए हैं। डेड एसेट्स मतलब कि जो मृत परिसंपत्तियां, मतलब बिल्डिंग्स बन गए हैं उसमें संसाधन नहीं है, बिल्डिंग्स बन गए हैं उसमें मैन पावर नहीं है, हॉस्पिटल्स के बड़े बिल्डिंग बन गए हैं डॉक्टर्स नहीं है, बड़े बिल्डिंग हॉस्पिटल्स के हैं नर्स नहीं है। इन सारे चीज़ों को सबसे पहले ठीक करना होगा कि जब सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है तो वो सुचारू रूप से वो चीज़ें क्यों नहीं चल पा रही। इन सारे पहलुओं पर भी हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से देखा जाए तो जो 2.5 साल का आप लोग का मेहनत है, झारखंड के हर एक लोगों तक आप पहुंच गए हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों को भी घुटने टेकने में मजबूर कर दिए हैं, और जिसके वजह से आप देखेंगे तो सीट भी चेंज हो गया है। मगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मीडिया आप लोगों को दिखा नहीं रही। इतना बड़ा हवा बना, इतना बड़ा आप लोग झारखंड के लिए आंदोलन किए, जीत भी हासिल हुई, उसके बावजूद भी आज तक मीडिया इग्नोर कर रही है। हाँ, वो इसलिए इग्नोर कर रही है क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही इनको हम ये दिखाएंगे कि ये भी लड़ाई में है, उनके लोग जो उनके साथ उनको फंडिंग करते हैं या उनके साथ जिनकी साठगांठ है या अपनी नूरा कुश्ती का खेल चलता है, उनका खेल गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि इस खेल में कोई तीसरे की एंट्री हो। ये चाहते हैं कि ये खेल 2 लोगों के बीच ही बना रहे, ताकि हार जीत भी इसी कोई 1-2 लोगों के बीच हो। लेकिन मैं ये साफ तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में झारखंड के अंदर ये पूरा माहौल बन चुका है कि ये गेम एक तरफा है, और पूरे तरीके से हमारे JB केसेस जो बाद में JLKM बन गया है उसके समक्ष पूरी जनता ने अपना प्यार लुटा दिया है। और बहुत बड़े पैमाने पर ये बात मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरफा एक परिणाम सामने आएगा। कई लोग पूछते हैं आपके मीडिया के साथ ही कि इतने बड़े बड़े लोगों के पास आप कैसे टिक पाइएगा। हमने कहा कि जनता ने एक तरफा फैसला सुना दिया है। पूरा मैं गाँव घूम रहा हूँ, तो रात भर घूम रहा हूँ, कहीं कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कई जगह पे ग्रामीणों ने कहा कि इस गाँव को हम लोगों ने लॉक कर दिया है आप लोगों के लिए, किसी भी दूसरे को हम लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं। हाँ, कोई प्रत्याशी आएगा तो उसको पानी पिलाएंगे, सत्तू का शरबत पिला देंगे, गर्मी का दिन है उसको नींबू का पानी पिला देंगे, मान सम्मान के साथ उनको बिठाएंगे, लेकिन वोट उनको नहीं मिलेगा। वोट मिलता तो हनिए के, यही बात जनता कह रही है। जिस तरह से ग्रामीणों में आपका पकड़ है उतना शहरी क्षेत्र में पकड़ नहीं रहा, इसका कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों की पकड़ है, लेकिन चूंकि क्या है, शहरी मतदाता जो हैं वो एक तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि वो गांव की जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, गांव के लोग जिन समस्याओं से कनेक्ट फील करते हैं, वैसी मूलभूत समस्याएं शहर के लोगों के समक्ष नहीं हैं। और चूंकि उनके पास सूचना का तंत्र अधिक है, अधिक ज़्यादा वो टीवी मीडिया को देख रहे हैं, अधिक ज़्यादा वो अखबार को पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो अवधारणा है वो इस तरीके से विकसित हो जाती है
कि पूरे जो वोटिंग का पैटर्न है उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ नेशनल इशू ही इस देश में है, क्षेत्रीय इशू कुछ है ही नहीं। तो क्षेत्रीय मसले उनके जहन में नहीं जा पाते हैं। उन लोगों को मैं आंकड़ा दूंगा तो फिर उस पर हो सकता है कि उन लोगों का विचार बदले, क्योंकि देखिए ये बात तो सच्चाई है कि झारखंड में जमीनों का अधिग्रहण व्यापक पैमाने पर हुआ। इस बात में भी सच्चाई है कि झारखंड के गरीब लोगों का जमीन लिया गया और उनको मुआवजा नहीं दिया गया। इस बात में भी सच्चाई है कि झारखंड के गरीब लोगों की जमीनें ली गई और उनको पुनर्वास नहीं दिया गया। और इसके कारण से कई लोग जिनकी जमीनें थी, जहां पर कोयला का खदान खुला, आज वही लोग वहीं पर जाकर के एक चाय का दुकान खोल करके गुजारा करने को मजबूर हैं। इस बात में भी सच्चाई है। तो इन सारे पहलुओं पर जब ये लोग सोचेंगे तो उनको झारखंड का क्षेत्रीय मसला भी दिखाई पड़ेगा। आंखों पर पट्टी बांध लेने से हकीकत नहीं बदल जाता है। तो सियासत में हकीकत यही है, झारखंड की सियासत में हकीकत यही है कि झारखंड के आम लोग बहुत दिक्कत में हैं और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर इस लड़ाई से समझौता नहीं होगा और इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। इस बात का पूरा भरोसा आम झारखंडी जनमानस को हम लोग दे रहे हैं। अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, अंतिम कोई संदेश अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों के लिए? अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों के पास संसाधन कम है और हमारी ताकत आप लोग ही हैं और आप लोगों के माध्यम से ही ये पूरा आंदोलन, ये पूरा हम लोगों का जो जन आशीर्वाद यात्रा है गांव गांव तक पहुंचा है। तो आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और हम लोग अपना समर्पण बनाए रखेंगे और इस लड़ाई को मिल करके लड़ेंगे, क्योंकि ये एक सामूहिक संघर्ष है, साझा संघर्ष है। तो जब हम लोग जीतेंगे भी तो ये एक सामूहिक जीत होगी, सबकी जीत होगी, जन जन की जीत होगी, हजारीबाग की जीत होगी, हजारीबाग के एक एक व्यक्ति की जीत होगी। कोई एक संजय सिर्फ सांसद नहीं बनेगा, हजारीबाग का एक एक आम जनमानस हजारीबाग का सांसद बनेगा। यही कहना चाहता हूँ अपने तमाम लोकसभा क्षेत्रवासियों को। हजारीबाग के युवा प्रत्याशी संजय मेहता जी के विचारों को आप सुन रहे थे, उनके विचार कैसा लगे जरूर कमेंट करके बताएं। आपने समय दिया सर, इससे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।